जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन आज क्लास 12th में कुंवर नारायण जी की रचना जो है उसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में कुंवर नारायण जी की अपने को दो रचनाएं दे रखी है, जिसमें पहली है कविता के बहाने, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने, और दूसरी थी उनकी बात सीधी थी पर। आज अपन इसकी पहली कविता जो है उसका वाचन करेंगे, और वाचन करने से पूर्व हम उनका एक संक्षिप्त परिचय जो है कुंवर नारायण जी का वो प्राप्त कर लेते हैं। आपका जन्म 1927 में हुआ था। तार सप्तक तृतीय, तीसरा कह दीजिए तार सप्तक, उनमें आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई थी। आपने कविताओं के साथ साथ कहानियां भी रची है और फिल्मों पर समीक्षाएं भी लिखी। इनकी प्रमुख जो काव्य संग्रह थे वो था चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, इन दिनों, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह थे। आप यथार्थवादी कविता के जनक और छायावाद के उपासक माने जाते हैं। हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं कविता के बहाने, इस कविता के अंतर्गत कवि ने लोगों की उस संशय को मिटाया है जिसमें लोगों ने यह संशय प्रकट किया था कि आधुनिक समय में जब मनोरंजन के इतने साधन उपलब्ध है तो कविता का क्या अस्तित्व है, कविता आगे के समय में टिक पाएगी या नहीं पाएगी, क्योंकि लोग अब इनसे दूर नाना प्रकार के और मनोरंजन के साधनों की ओर आकृष्ट होते जा रहे हैं। तो कविता का कालक्रम क्या ऐसा तो नहीं होगा समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ वर्षों पश्चात कविता भूमिहीन हो जाएगी। उनकी इन शंकाओं को दूर करने के लिए कुंवर नारायण जी ने इस कविता की रचना की, और कविता की महत्वता, उसकी उपयोगिता, उसके समय काल, इन संबंध के इन सब के बारे में उन्होंने बड़ी सरलता और बड़ी सहजता के साथ बात की। तो देखिए कविता में क्या लिखते हैं कुंवर नारायण जी, वो लिखते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है कविता भी उसी प्रकार पंख लगा करके उड़ती है। अब कविता पंख लगा करके उड़ने का तात्पर्य है कि कविता रचनाकार एक स्थान पर बैठ करके उसकी रचना करता है, किंतु वो कविता दूर दूर तक जाती है पाठकों के पास। तो ये कविता की उड़ान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब चिड़िया की उड़ान निश्चित है, चिड़िया भी छोटी सी होती है, उसकी उड़ान एक निश्चित दायरे तक रहती है। तो कविता कितनी उड़ती है वो उसको नहीं पहचान पाती। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता जब एक बार प्रकाशित हो जाती है तब उसकी उड़ान असीमित हो जाती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कहाँ पर जाती है कह नहीं सकते। एक देश में रची की रचना किसी दूसरे देश में भी जाकर के पढ़ी जाती है। बाहर भीतर, घर में भी, देश में भी और बाहर भी, इस घर उस घर, सभी जगह समान रूप से कविता का प्रचार प्रसार होता है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जानता। कविता कैसे पंख लगाकर उड़ान होती है वो नन्ही सी चिड़िया नहीं जान सकती। क्यों नहीं जान सकती? कि उस चिड़िया का दायरा सीमित है और कविता का दायरा असीमित है। माने यानी उपयोगिता। तो कविता की कितनी बताइए उसमें? असीमित। चिड़िया एक छोटी होती है, उसका दायरा निश्चित है। हाँ, दोनों में गुण धर्म समान है। कौन सा दोनों? उड़ान होती है, लेकिन चिड़िया की उड़ान छोटी है और कविता की उड़ान बड़ी है। अगला देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फूल की तरह महकती है कविता। माने बता दिया मैंने आपको, कविता भी फूलों की भांति क्या होती है? महकती है, खुशबू फैलाती है, आनंद देती है। फूल जब महकता है तो क्या करता है? आनंद देता है। ठीक उसी प्रकार से सरस कविता मन को क्या करती है? आनंदित करती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कितना महकना है
ये फूल नहीं जानता। फूल एक स्थान परिवेश तक निश्चित को ही महका सकता है। यदि 8-10 गुलाब के पौधे लगे हैं तो उस एरिया को महका देंगे, या उससे टकरा कर आने वाली हवा एक कक्ष से दूसरे कक्ष तक महका देगी। लेकिन कविता का महकना बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल की एक सीमा होती है, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, अंततः फूल क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। और मुरझाने के बाद उसकी सुगंध, महक जो होती है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता जब एक बार रची जाती है तो फिर वो मुरझाई नहीं जाती है, वो उत्तरोत्तर उसकी सुगंध में बढ़ोतरी ही होगी। बिना मुरझाए, बिना मुरझाने वो कविता निरंतर अपनी महक को फैलाती रहती है। उसके इस गुण को फूल भला क्या जाने, वो फूल नहीं पहचान सकता। और तीसरा और अंतिम जो इसका छंद है, उसमें देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है। कवि लिखते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता को बच्चों के खेल के समान है। बाहर भीतर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। सब घर एक करना, यानी कि भेद मिटाना। अब यह कवि क्या कह रहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जिस समय खेलते हैं तो उनमें किसी प्रकार का कोई जातिगत, कोई धार्मिक, कोई पद को लेकर के भेद नहीं रहता। एसपी का लड़का है और चाहे सामान्य कृषक का लड़का है, कलेक्टर का लड़का है चाहे मजदूर का लड़का, वे सब आपस में एक दूसरे के होकर के खेलते, उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रहता। तो कविता भी अपने पाठकों में कोई भेद नहीं करती कि ये हिंदुस्तान का है कि पाकिस्तान का है, ये कश्मीर का है कि राजस्थान का, कोई भेद नहीं करती। ये बड़ा है कि छोटा है, ये कलेक्टर है कि, कोई तरह का भेद न तो बच्चे करते हैं और न कविता करती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चा किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता, सबको एक कर देता है, आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से कविता भी एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती है। तो कविता का अस्तित्व बताया है कि जब तक चिड़िया का चहकना या उड़ना रहेगा, फूलों का महकना रहेगा, बच्चों का खेलना रहेगा, तब तक कविता के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार कविता हालांकि उड़ान भरती है, लेकिन चिड़िया उसकी उड़ान तक था नहीं पा सकती, क्योंकि उसकी उड़ान असीमित है। वह फूलों की तरह महकती जरूर है, लेकिन फूल उसकी महक का था नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी महक दूर दूर तक फैली है। कविता तो एक बच्चे के खेल के समान है, जो सबों के भीतर जोड़ने का कार्य करता है, सब भेदों को मिटाने का कार्य करते हैं। तो ये कविता आपके यहाँ पर संपन्न होती है। इसकी जो दूसरी कविता है, बात सीधी थी पर, उसका अध्ययन अपन कल करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।